हेलो बच्चों, नमस्ते। तो मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी माध्यम की हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के हिंदी विषय कक्षा 7 चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है झांसी की रानी। तो बच्चों, आपने झांसी के बारे में तो सुना होगा, तो कैसी महान पराक्रमी स्त्री थी। तो चलो बच्चों, इस झांसी की रानी के बारे में किसने लिखा है और उनके लेखक कौन है, उसके बारे में जानते हैं। तो झांसी की रानी के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। उनका जन्म सन 1885 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन यानी कि मृत्यु सन 1969 में ईस्वी सन में हुआ था। तो वृंदावन लाल वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश की झांसी जिला में मऊ रानीपुर नामक गांव में हुआ था। पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं के प्रति बचपन से ही उनकी रुचि थी। बचपन से ही आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया है। विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार आदि उनके सुप्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो प्रस्तुत उपन्यास में अंश लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित झांसी की रानी से उद्धृत है। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर भीषण युद्ध में अपने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया है और वीर गति को प्राप्त हुई है, यानी कि जीते हैं युद्ध में। बाबा गंगादास के आग्रह पर उनकी कुटी को तोड़कर चिता सजाई गई और रानी तथा मुद्दर के शव की अंत्येष्टि हुई। तो चलो बच्चों, अभी हम झांसी की रानी पाठ को आगे पढ़ते हैं। तो मुंदर और रघुनाथ सिंह ने कुछ भी न खाकर जेबों में कलेवा डाला और पीठ पर पानी का बर्तन कसकर लिया और झपट कर शबद बनाया। मुंदरबाई रघुनाथ सिंह ने कहा, रानी साहब का साथ एक क्षण के लिए भी न छूटने पावे। वे आज अंतिम युद्ध लड़ने जा रही है। मुंदर, आप कहाँ रहेंगे? रघुनाथ सिंह, जहाँ उनकी आज्ञा होगी। वैसे आप लोगों के समीप ही रहने का प्रयत्न करूँगा। दूर से दुश्मन के बिगुल के शब्द की झांय कान में पड़ी। मुंदर ने रघुनाथ सिंह को मस्तक नवाकर प्रणाम किया और उस ओट में जल्दी आंसू पोंछ डाले। रघुनाथ सिंह ने मुंदर को नमस्कार किया, फिर तुंतर दोनों शरबत लिए हुए रानी के पास पहुँचे। मुंदर ने जूही को पिलाया। रघुनाथ सिंह ने रानी को और अंग्रेजों की बिगुल का साफ शब्द सुनाई दिया। तोप का धड़ाका हुआ, गोला सनाकर ऊपर से निकल गया। रानी ने दूसरा नहीं पिया। रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया कि दामोदर को आज तुम पीठ पर बांधो। यदि मैं मारी जाऊँ तो उसको किसी तरह दक्षिण सुरक्षित पहुँचा देना, यानी कि दक्षिण दिशा में सुरक्षित पहुँचा देना। तुमको आज मेरे प्राणों से बढ़कर अपनी रक्षा की चिंता करनी होगी। दूसरी बात यह है कि मारी जाने पर यह विधर्मी मेरे देह को न छुए पाए। बस घोड़ा लाओ। तो उन्होंने कहा कि दूसरी बात तुम ये ध्यान रखना कि मैं मारी जाऊँ तो मेरे शरीर को ये विधर्मी यानी कि दूसरे धर्म का अनुयायी अथवा तो धर्म भ्रष्ट करने वाला व्यक्ति बोला है। विधर्मी यानी कि
धर्म भ्रष्ट करने वाला व्यक्ति बोला है। तो क्या ये व्यक्ति मेरे शरीर देह यानी कि शरीर को छू न पाए, तुम बस घोड़ा लाओ। तो मुंदर घोड़ा ले आई, उसकी आंखें सलसला रही थी। पूर्व दिशा में अरुणिमा फैल गई। अब की बार कई टोपों का लाली, पूर्व दिशा में अरुणिमा फैल गई यानी कि पूर्व दिशा में लाली फैल गई। अब की बार कई टोपों का धड़ाका हुआ। रानी मुस्कुराई, बोली, यह टाट्या की टोपों का जवाब है। मुंदर की सलगती हुई आंखों को देखकर कहा, यह समय आंसुओं का नहीं है। मुंदर, जा तुरंत अपने घोड़ों पर सवार हो। अपने लिए आए हुए घोड़े को देखकर बोली, यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है, परंतु अब दूसरे को चुनने का समय ही नहीं है। इससे से काम निकाल लूंगी। अस्तबल यानी कि घुड़साल। परंतु अब यही दूसरे घोड़े को अभी चुनने की समय नहीं है, इसीलिए यह घोड़ा से मैं काम निकाल लूंगी। जूही के सिर पर हाथ फेरकर कहा, जा जूही, अपने टोप खाने पर सका तो दे इन बैरियों को आज। जूही ने प्रणाम किया, जाते हुए कह गई, इस जीवन का यथोचित अभिनय आपको न दिखला पाया। खैर, यानी कि जाने दो। अंग्रेजों को गोलों की वर्षा हो उठी। रानी के सब सरदार और सवार घोड़ों पर जम गए। जूही का तोपखाना आग उगलने लगा। इतने में सूर्य उदय हुआ। सूर्य की किरणों ने रानी के सुंदर मुख को दीप्त किया। उनके नेत्रों को ज्योति दूहरे चमत्कार से भासमान हुई। लाल वर्दी के ऊपर मोती हीरो का कट्ठा दमक उठा और चमक पड़ी। म्यान से निकली हुई तलवार तो रानी ने घोड़ों को एड़ लगाई। एड़ यानी कि पग मारते हैं ना नीचे, एड़ी का भाग, वो पहले जरा हिचका, फिर तेज हो गया। रानी ने सोचा, कई दिन का बांधा होगा, थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। उत्तर और पश्चिम दिशाओं में टाट्या और राव साहब के मोर्चे थे, यानी कि टुकड़ी थी। उत्तर और पश्चिम दिशाओं में टाट्या और राव साहब के मोर्चे यानी कि जूथ था, टुकड़ी थी, सेना थी। दक्षिण में बांद्रा के नवाब का रानी ने पूर्व की ओर झपट लगाई। गत दिवस की हार के कारण अंग्रेज जनरल सावधान और चिंतित हो गए थे। इन लोगों ने अपनी पैदल पलटने पूर्व और दक्षिण के बिहड़ में छिपा ली और हुजूर सवारों को कई दिशाओं से आक्रमण करने की योजना की। तोपें पीठ पर रक्षा के लिए थी ही। हुजूर सवारों ने हमला कड़ाबीन बंदूकों से किया है। बंदूकों का जवाब बंदूक से दिया गया। रानी ने आक्रमण करके हुजूर सवारों को पीछे हटाया। दोनों ओर से सवारों की बेहिसाब दौड़ से धूल के बादल छा गए, यानी कि जब युद्ध करते थे दोनों ओर से, तो इधर उधर दौड़ते हुए धूल की बादल छा गए। रानी के रण कौशल के मारे अंग्रेज जनरल थरा गए। काफ़ी समय हो गया, परंतु अंग्रेजों को पेशवाई मोर्चों में से निकल जाने की गुंजाइश न मिली। जूही की टोपें गजब ढा रही थी। अंग्रेज नायक ने इन टोपों का मुंह बंद करना तय किया। हुजूर सवार मरते जाते थे, परंतु उन्होंने इस तरफ की टोपों को चुप करने का निश्चय कर लिया था। रानी ने जूही की सहायता के लिए कुमुक भेजी। क्या भेजा? कुमुक, यानी कि सेना की टुकड़ी भेजी। उसी समय
उनको खबर मिली कि पेशवा की अधिकांश ग्वालियरी सेना और सरदार अपने महाराज की शरण में चले गए। मुंदर ने रानी से कहा, सवेरे अस्तबल का प्रहरी रीस रीस कर अपने सरकार का स्मरण कर रहा था। मुझे संदेह हो गया था कि ग्वालियरी कुछ गड़बड़ करेंगे, यानी कि ग्वालियर लोग हैं, जो टुकड़ी है, सेना है। गांठ में समय न होने के कारण कुछ नहीं किया जा सकता था। रानी बोली, अब जो कुछ संभव है वह करो। इनकी लाल कुर्ती अब तलवार खींचकर आगे बढ़ी। उस धूल दूसरी प्रकाश में भी तलवारों की चमचमाहट में चक्काचौंध लगा दी। उसी समय उपरांत समाचार मिला कि ग्वालियर सेना के परपक्ष में मिल जाने के कारण राव साहब के दोनों मोर्चे सीन गए हैं और अंग्रेज उसमें घुसने लगे हैं। रानी के विषय पेंडल पलटन थी। उसकी स्थिति संभालने की आज्ञा देकर एक और आगे बढ़ी। उधर हुजूर सवार जूही के तोपखाने पर जा टूटे। जूही तलवार से तीर गई और मारी गई। मरते समय उसने आह तक न की, चीर गई थी, परंतु शत्रु की तलवार चीरने में जिस बात पर असमर्थ रही वह भी जूही की सेन मुस्कुराहट जो उसके होठों पर अनंत की गोद में खेल गई थी। वर्दी के कट जाने पर हुजूरों ने देखा कि तोपखाने का अफसर गोरे रंग की एक सुंदर युवती थी और उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। समाचार मिलते ही रानी ने इस तोपखाने का प्रबंध किया। इतने में ब्रिगेडियर स्मिथ ने अपने छिपे हुए पैदलों को अपने छिपे हुए स्थानों से निकाला। वे रंगीन सीधी किए रानी के पीछे वाली पैदल पलटन पर 2 पासों से चपटे। पेशवा की पैदल पलटन घबराकर उसके और उस भागती हुई पलटन के बीच में घोड़ों के संगीने और हुजूरों के घोड़ों आ चुके थे। अंग्रेजों की कड़ाबीने यानी कि कड़ाबीन बंदूकें बोला जाता है, जो चौड़े यानी कि छोटे मुंह वाली नल्ली वाली, छोटे नंदे चौड़े नल्ली वाली बंदूक बोला जाता है, हुजूर। संगीने और टोपे पेशवाई सेना का सहारा कर उठी। पेशवा की 2 टोपे भी उन लोगों ने छीन ली। अंग्रेजी सेना बाढ़ पर आई हुई नदी की तरफ बढ़ने और फैलने लगी। रानी की रक्षा के लिए लाल कुर्ती सवार अटूट शौर्य और अपार विक्रम दिखलाने लगी। न कड़ाबीन की परवाह, न संगीन का भय, और तलवार तो मानो उनकी ईश्वरीय देन थी। यानी कि उनको न कड़ाबीन यानी कि जो बंदूकें थी चौड़े मुंह वाली, न उनकी परवाह थी, न संगीन का, न भय की, खाली तलवार मानो उनकी ईश्वरे आपेલું वरदान હતું। उस तेजस्वी दल ने घंटों अंग्रेजों का प्रचंड सामना किया। रानी धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण की ओर अपने मोर्चे की शेष सेना से मिलने के लिए मुड़ी। यह मिलान लगभग असंभव था, क्योंकि उस भागती हुई पैदल पलटन और रानी के बीच में बहुत संख्यक हुजूर सवार और संगीन वरदान पैदल थे। ये हुजूर यानी कि कैविलरी रेजिमेंट के सिपाही बोले जाते हैं। लाइट कैविलरी रेजिमेंट के सिपाही। परंतु उन बचे खूचे लाल कुर्ती वीरों ने अपनी तलवारों की आड़ बनाई। रानी ने घोड़े की लगाम अपने दांतों में थामी और दोनों हाथों से तलवार चलाकर अपना मार्ग बनाना आरंभ कर दिया। दक्षिण और पश्चिम की ओर सोन रेखा नाला था।
आगे चलकर बाबा गंगादास की कुटी थी, यानी कि कुटिया थी। कुटी के पीछे दक्षिण और पश्चिम की ओर हटती हुई पेशवाई पैदल पलटन थी, यानी कि सेना थी। मुंदर रानी के साथ थी। अगल बगल रघुनाथ सिंह और रामचंद्र देशमुख, पीछे कुंवर गुल मोहम्मद और केवल 20-25 अवशिष्ट लाल सवार। अंग्रेजों ने थोड़ी देर में इन सब के चारों तरफ से घेरा डाल दिया। सिमट कर उस घेरे को कम करते जा रहे थे, परंतु रानी की दुहत्थू तलवारें आगे का मार्ग साफ करती चली जा रही थी। परंतु रानी की दुहत्थू तलवारें आगे का मार्ग साफ करती चली जा रही थी। पीछे की वीर सवारों की संख्या घटते घटते नगण्य हो गई, लेकिन गणी ना सकाय उतनी हो गई। उसी समय टाटा ने रुहेली और अवधी सैनिकों की सहायता से उस अंग्रेजों के व्यूह पर प्रहार किया। टाटा कठिन से कठिन व्यूह में होकर बस निकलने की रणविद्या का पारंगत पंडित था। तो टाटा टोपे એટલે जो चक्रव्यूह रचते हैं, उस चक्रव्यूह को तोड़ के बच निकलने की रणविद्या का ज्ञानी पंडित था। अंग्रेज थोड़े से सवारों को लाल कुर्ती का पीछा करने के लिए छोड़कर टाटा की ओर मुड़ गए। सूर्यास्त होने के कुछ विलंब था, यानी कि थोड़ा समय था। लाल कुर्ती का अंतिम सवार मारा गया था। रानी के साथ केवल 4 सरदार और उनकी तलवारें रह गई। पीछे से कड़मबीन और तलवार वाले 10-15 घोड़े सवार, आगे संगीन वाले कुछ घोड़े पैदल। रानी ने पीछे की तरफ देखा। रघुनाथ सिंह और गुलमोहर तलवार के अंग्रेज सैनिकों की संख्या कम रहे। एक और रामचंद्र देशमुख दामोदर राव की रक्षा की चिंता में बर्ताव करके लड़ रहा था, और रानी ने देशमुख की सहायता के लिए मुंदर को इशारा किया और वह स्वयं संगीन बरदारों को दोनों हाथों की तलवारों से खटाखट साफ करने आगे बढ़ने लगी। एक संगीन बरदार की हुल रानी के सीने के नीचे पड़ी। उन्होंने उसी समय तलवार से उस संगीन बरदार को खत्म किया। हुल करारी थी, परंतु आटे बच गई। रानी ने सोचा, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनने जा रही हूँ। रानी ने खून निकलने लगा। उस संगीन बरदार के खत्म होने की बाकी भागे और रानी आगे निकल गई, और उसके साथी भी दाएं और बाएं ओर थे, आजू बाजू हो गए। तो अभी आगे का वीडियो हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नमस्ते।